Hi students, how are you everyone? Everything fine? क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है. So once again welcome back to the Akash online classes by Ranjit sir. Okay, as you know that in first video I have discussed about what is force and what are the types of forces, that means contact force and non contact force. और कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया मस्कुलर फोर्स के बारे में एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स को भी देखेंगे हम लोग. तो आई होप आप लोग को पहला वीडियो समझ में आया होगा. और जो बच्चे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर के सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखें. फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट वीडियो, यू हैव टू वॉच इट. इफ़ यू विल वॉच फर्स्ट वीडियो देन सेकंड वीडियो विल बी वेरी इजियर फॉर यू. अगर आप पहला वीडियो देखते हैं तो सेकंड वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें जो भी नहीं देखे हैं, और जिसको नहीं समझ में आया वो फर्स्ट वीडियो को फिर से दोबारा देखें, आपको बखूबी सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें. आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में. ओके गाइज, सो समथिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड. तो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. मैं बहुत ही एक सरल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है. हम लोग जैसे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं. क्या खेलते हैं हम लोग? फुटबॉल खेलते हैं. जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं, उसको पैरों से मारते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाती है. आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सतह है, पृथ्वी का जो सतह है, वो सतह के द्वारा उस फुटबॉल में एक अपोजिट फोर्स लग रहा है. क्या लग रहा है? उसमें एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण फुटबॉल धीरे धीरे रेस्ट पोजिशन में आ जाता है. तो वो जो अपोजिट फोर्स जो फुटबॉल के मोशन को रोक रहा है, जो अपोज कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. अब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो 3 तरह का होता है. फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है. एक्चुअली ये 4 टाइप्स का होता है. पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, आप नोट डाउन करते जाएंगे. फर्स्ट वन स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन डायनेमिक फ्रिक्शन, थर्ड वन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्थ वन रोलिंग फ्रिक्शन. ये 4 तरह का फ्रिक्शन है. कितने तरह का फ्रिक्शन है? 4 तरह का फ्रिक्शन है. तो सबसे पहले मैं इस फ्रिक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा स्लाइड में मैं डिस्कस कर लेता हूं. उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को टच करूंगा. क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, जो कोई भी वीडियो बनाऊंगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. तो चलिए सबसे पहले इस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं. ओके, तो हम लोग चलते हैं इसमें एक नए स्लाइड में चलते हैं और मैं थोड़ा आप लोग को बताता हूं. तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट. मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है जो अभी इस पोजीशन में रुका हुआ है. ये रेस्ट पोजीशन में है. कौन सा पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन है. कोई रेस्ट बॉडी है. तो ये रेस्ट बॉडी यहां पे क्यों है? ये रेस्ट बॉडी आखिर रेस्ट में ही क्यों है? ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. जब तक कि कोई में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो ये जो पृथ्वी का जो सतह है और इस बॉडी का जो सतह है, इस रेस्ट बॉडी के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है.
एक फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए बॉडी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहा है। तो ये रेस्ट बॉडी और ये पृथ्वी के सतह के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डायनेमिक फ्रिक्शन। हम लोग क्या देखते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन देखते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जब कोई बॉडी मोशन में हो। तो बस इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि मान लेते हैं एक टायर है, एक ये आपका फुटबॉल है। क्या है ये? आपका एक फुटबॉल है। इसको हम लोग जब ये सतह है पृथ्वी का, जब इसको हम लोग इधर से किक करेंगे तो ये रोल करना चालू हो जाएगा। तो ये जब ये मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मोशन के साथ मोशन में जब ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट की सतह और इस पृथ्वी के सतह के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, दैट इज नॉन एज डायनेमिक फ्रिक्शन। अगेन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे हम लोग किसे का क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक ये बॉडी है, ओके। मुझे इस बॉडी को मूव कराना है। हमने क्या किया? इस पे हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं। कितना न्यूटन का फोर्स लगाएं? 5 न्यूटन का फोर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया। फिर अब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे? 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तब भी ये मूव नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे? 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे? 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तब ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाते ही ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हो गया। तो इट इज द मैक्सिमम फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम फोर्स विच मेक द थिंग्स इन मोशन, विच ब्रिंग द थिंग्स इन मोशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। मतलब ये 20 न्यूटन जब हम दे रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हो गया। मतलब क्या है? मतलब है कि इधर से जो हमने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स। मतलब इस पृथ्वी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके कारण हमने 5 न्यूटन लगाए तब ये मूव नहीं किया। 10 न्यूटन लगाए तब भी ये मूव नहीं किया। 20 न्यूटन में ये मूव करने लगा। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके वैल्यू से ये ज्यादा फोर्स है जो मैं इस पे लगा रहा हूं। देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना चालू कर गया। तो ये मैक्सिमम फोर्स होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच ब्रिंग्स एनी रेस्ट ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, विच ब्रिंग्स एनी रेस्ट ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। तो ये आपका क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? आज एक बच्चा पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है सर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करे, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे? रोल करे। जैसे मैं बात करता हूं, ये कार है। क्या है? ये कार है। तो यहां पे क्या लगा होता है? चक्का लगा होता है। यहां पे क्या लगा होता है? चक्का लगा होता है। तो हम देखते हैं, आप एक चीज इमेजिन करिए कि हाँ, सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो ये बॉडी, ये जो टायर जो रोल कर रहा है, ये टायर जो रोल कर रहा है और ये जो सरफेस है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो ही हमारा क्या कहलाता है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये इसका क्या यूज है? इसका यूज है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्या यूज है इसका रोलिंग फ्रिक्शन का? टू रिड्यूस क्या? द फ्रिक्शन। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सिंपल इसी को मैं समझाता हूं। आप मान लो कि ये चक्का आप इस गाड़ी का खोल दो, इस चक्का इस गाड़ी से दोनों चक्के को खोल दो। उसके बाद इस गाड़ी को आप धक्का मारने की कोशिश करो। क्या हम इस गाड़ी को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये चक्का इसमें लगा देते हैं, उसके बाद हम इस गाड़ी को अगर पुश करते हैं तो ये गाड़ी इजिली इट विल कम इन मोशन।
मतलब ये चक्का लगाते ही जो अपोजिट फोर्स जो लग रहा था वो कम हो गया, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज मेनली यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल। इन फर्स्ट वीडियो हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया था, दैट इज वाई आई थॉट कि आपको कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, हमने इस फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के मैंने बारे में आपको बताया था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट, व्हेन देयर इज एग्जिस्टिंग ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरेक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, इसके ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट, नहीं है ना कांटेक्ट में, आप देख सकते हैं, इवन दो देयर इज अ फोर्स एग्जिस्टिंग, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो अगर इस तरह का फोर्स हो तो उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स से कहते हैं दैट मीन्स force due to without interaction between two object is called non-contact force, is called non-contact force. So it is mainly three types of force: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. non-contact force कितने तरह का है? mainly तीन तरह का, magnetic force, electrostatic force और gravitational force. We will see one by one. Okay, so at first magnetic force. Okay, we will see magnetic force. तो magnetic force, you know, I think सबके घरों में मैग्नेट होगा, सब लोग मैग्नेट देखे होंगे, और also you have observed when that magnet is brought near to any iron, then that iron is getting attracted towards the magnet. मतलब जब भी मैग्नेट को हम लोग किसी लोहे के पास लेकर के जाते हैं तो लोहा उस मैग्नेट को टच में नहीं है, उसके कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद भी वो मैग्नेट उस लोहा को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसी को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और ये मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं डिफिनीशन, मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट, मतलब एक मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेट के नजदीक लाएंगे, बिना कांटेक्ट कर रखेंगे, तब भी एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को बीच में फोर्स लगेगा, तो उस तरह का फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये आपका एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। कैसा फोर्स हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो ये आपका द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। आप लोग घर में मैग्नेट होगा, मान लेते एक मैग्नेट, एक्चुअली मैग्नेट में दो पोल होता है। कितने पोल होता है? दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। जहां पे एक और हम दूसरा मैग्नेट लेते हैं, ये इसमें भी नॉर्थ पोल होगा और इसमें भी साउथ पोल होगा। थोड़ा सा बोर्ड में साफ करता हूं। ओके, आप देख सकते हैं, हम दूसरा मैग्नेट लेते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे हम लोगों ने लिया, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो जब ये आपका मैग्नेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैग्नेट का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैं एक नया स्लाइड लेता हूं और नया स्लाइड से मैं आपको समझाता हूं। ओके, मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक हमने मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे दूसरा मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक पॉइंट इजीली से समझाऊं, अच्छे से समझाऊं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आए तो उसको बार बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें। यहाँ पे मैं एक और मैग्नेट लेता हूँ, इसका नॉर्थ पोल हुआ, इसका साउथ पोल हुआ, और यहाँ पे एक और मैग्नेट लेता हूँ, इधर साउथ पोल लेता हूँ, इधर नॉर्थ पोल लेता हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि दो मैग्नेट को अगर एक दूसरे के करीब लाएंगे तो उसके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसी को मैग्नेटिक फोर्स करते हैं। मतलब द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, मतलब दोनों में अपोजिट फोर्स है, सॉरी अपोजिट पोल है। अगर अपोजिट पोल है तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे में चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे में चिपक जाएगा। मतलब कब? व्हेन
देयर आर टू अपोजिट पोल, आप देख सकते हैं यहाँ साउथ पोल है यहाँ नॉर्थ पोल है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है तब इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेम है। क्या है इसमें, दोनों सेम। अगर दोनों सेम हो तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब ये मैग्नेट एक दूसरे को दूर भगाएगा। क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। आप घरों में भी देख सकते हैं, आपके पास अगर दो मैग्नेट है तो देखना एक साइड से एक दूसरे को करीब लाना तो चिपक जाएगा, लेकिन उसी को अगर आप घुमा के लाएंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, वो चिपकेंगे नहीं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, मतलब सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अगर आई एम कमिंग बैक टू द स्लाइड, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब वहां पे देखा मैग्नेट के द्वारा फोर्स लग रहा था, यहां पे किसी चार्ज्ड बॉडी के द्वारा फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे देख सकते हैं चार्ज बॉडी exert a force when another charged or uncharged body is called electrostatic force। मतलब जब एक चार्ज बॉडी, अगर दो चार्ज बॉडी है और दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, लगेगा ही लगेगा। इफ देर आर टू चार्ज बॉडी और वन चार्ज एंड अनदर वन अनचार्ज, अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है तो उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे भी सेम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यहां पे भी क्या होता है, सेम अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैग्नेट में बताएं। सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यहां पे भी वही चीज होता है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कहने का मतलब है कि यहां पे अगर प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोनों अगर दोनों सेम चार्ज है, जैसे यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब रिपल्सन का मतलब ये एक दूसरे को दूर भगाएगा। और यहाँ पे अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को करीब लेकर के आएगा। आप लोग देखते हैं, आप बचपन में खेले भी होंगे कि जब हम लोग अपने पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं और उसके धूल के कण के पास लेकर के जाते हैं तो वो धूल के कण को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। व्हाई इट सो, हाउ इट हैपेंस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी रब the pen on our head, on our hair, then that pen gets charged, that pen gets charged and that dust particle is uncharged body. So when we bring that pen near to that dust particle, then that pen attract that dust particle. That means charged body attract uncharged body. कहने का मतलब है कि जब हम अपने बालों में पेन को रगड़ते हैं और धूल के कण के पास लेकर के जाते हैं, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि पेन को जैसे ही हम लोग बालों में रगड़ते हैं पेन चार्ज्ड हो जाता है और धूल का कण अनचार्ज है तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is exerted by earth, moon, sun and other planets of the planets to others। इसका मैं एक सिंपल एक डिफिनेशन लिखवाता हूं, यू नोट इट डाउन, आप इसको नोट डाउन करो। मैं जो अभी बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इन दिस यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के, वो अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, किसके कारण, ड्यू टू देयर मास, उसके मास के कारण। उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखो वन थिंग वन थिंग शुड बी क्लियर, चाहे फोर्स किसी भी तरह का हो उसका एसआई यूनिट हमेशा न्यूटन होता है। चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उसका जो एसआई यूनिट होगा ऑलवेज क्या होगा, न्यूटन होगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके द्वारा लगता है, अर्थ के द्वारा, मून के द्वारा, सन के द्वारा, अदर प्लैनेट के द्वारा, या तो फिर आपका किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इसको एक स्लाइड से समझाने की कोशिश करता हूं, एक नया स्लाइड लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ए है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पे है। कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे। मान लेते हैं इसका मास m1 है,
इसका मास m2 है। तो ये दोनों के मास, जो मास है इसके कारण ही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ए और बी के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्ट होता है, उसी के कारण ऑब्जेक्ट बी भी अपने जगह पे रहता है और ऑब्जेक्ट ए भी अपने जगह पे रहता है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्मूला होता है एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के काम। जी क्या है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या है? जी नोट डाउन कर लेंगे। इसका ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.37 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, आई थिंक सो, -11। मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको चेक कर लेंगे कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, बट इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब भी दो मास है, दो मास के बीच में अगर एक डिस्टेंस है आर, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जहां पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, m2 मास ऑफ द सेकंड बॉडी है, और ये आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग चलते हैं वापस उस स्लाइड में। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा अब इसको और दूसरी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आसान भाषा में। यू नो, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी थ्रो समथिंग अपसाइड, देन ऑटोमेटिकली दैट ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ। वो खुद ब खुद पृथ्वी पे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि पृथ्वी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण पृथ्वी उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज वाई वो फोर्स नीचे की तरफ गिर जाता है। तो उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी और मून, ये दोनों के बीच में भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अभी जैसे मैंने आपको वहां पे बताया एग्जांपल से कि m1 बॉडी था, m2 बॉडी था, तो कोई भी आप घरों में देखते हैं कि एक टेबल रखा हुआ है और उसके बगल में एक चेयर रखा हुआ है, तो वो दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। चांद है और पृथ्वी है, ये दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। पृथ्वी और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मतलब ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा एक दूसरे का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा कि कम होगा? बताइए। डिस्टेंस हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि चांद और पृथ्वी के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप पूछ सकते हैं कि सर पृथ्वी चांद को क्यों नहीं खींच लेता है? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल लग रहा है। क्या लग रहा है? नेग्लिजिबल लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिना कॉन्टेक्ट का है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, देयरफॉर इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देयरफॉर इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब वही चीजें मैं भी समझाया कि जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के बीच में उसका इंटरेक्शन होता है, उसके बीच में एक फोर्स लगती है बिना कॉन्टेक्ट का, दैट इज नॉन एज व्हाट? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट पे फेंकते हैं तो ऑटोमेटिक वह पृथ्वी पे गिर जाता है। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसको वीडियो को पॉज करके यू विल ऑल्सो मेक योर नोट्स, आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, आई थिंक, आई होप आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर पा रहा हूं। मैं एक चीज और यहां पे बताता हूं कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चांद का 6 गुना ज्यादा होता है। मतलब चांद पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। मतलब अर्थ के, हमारा मून पे जो होगा वो किसका होगा? 1/6 होगा। किसका? पृथ्वी का। ये चीजें आप सीनियर क्लासेस में इजीली समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स टॉपिक इज कंप्लीटेड। फोर्स आपका कंप्लीट हो गया। उसके टाइप्स के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरीथिंग आई क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग इनटू प्रेशर। इधर मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, बारिश हो रही है, बहुत गर्मी था, बट नाउ इट्स वेरी फाइन वेदर। ओके,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? सो प्रेशर आप देख सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कहने का मतलब है पर यूनिट एरिया में, अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है, पर यूनिट एरिया में, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब कितना होता है 1, पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। एक सिंपल इस डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना? 1 मीटर स्क्वायर या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 लेंगे, यूनिट लेंगे। ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। दैट इज वाई दिस डिफिनेशन इज गिवन कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए बात आती है कि तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब P इज इक्वल टू F बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब आप देख सकते हैं कि फोर्स ऊपर है और एरिया नीचे है। मतलब वी कैन से, इसको हम लोग चलते हैं एक नए स्लाइड से समझते हैं, एक नए स्लाइड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया फोर्स बाय एरिया, आप देख सकते हैं फोर्स ऊपर है और एरिया नीचे है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और प्रेशर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। कब? जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। मतलब अगर फोर्स, यहाँ पे फोर्स से प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे। यू कैन सी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। एक कॉमन सी चीज है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप कोई चीजों को कम फोर्स के साथ धक्का मार रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पे कम लगेगा। लेकिन अगर आप फोर्स को ज्यादा बढ़ा करके अगर धक्का मार रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन एरिया से क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऑब्जेक्ट हम इतना बड़ा लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम इतना बड़ा लेते हैं। अब एक बात बताइए कि इस फोर्स पे भी हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट पे भी हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। हम इस ऑब्जेक्ट ए पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आप बताइए प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा? इस छोटा ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन ये बड़ा ऑब्जेक्ट में क्या होगा? बड़ा ऑब्जेक्ट में क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा। क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा। आप सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक मान लेते हैं एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। आप छोटा ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं और बड़ा ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं। आप छोटे ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर जाएगा? छोटा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट का एरिया कम है, इसलिए उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। इसलिए उस पर प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है। लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है, इसलिए प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो आई होप ये प्रेशर आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेशर, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। पीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीए दिखाते हैं और इसको लिखते हैं पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल होता है। या फिर दूसरा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्या होता है दूसरा यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ प्रेशर, दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब हम लोग चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स ले चुका हूं आपको समझाने के लिए प्रेशर को। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको जल्दीबाजी में समझाता हूं कि आप किसी चीज को, व्हेन वी कट एन एप्पल वी नीड टू यूज शार्प एज। हम लोग देखते हैं कि चाकू लेते हैं, जब चाकू में धार बहुत ज्यादा हो तो इजीली चीजों को काट लेता है, लेकिन धार अगर ना हो, रफ हो गया हो उसकी एज, तो इजीली नहीं कट पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये रफ हो गया, उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो वो सब्जी को या फ्रूट्स को नहीं काट पाता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन वही धार अगर अच्छा हो, धार अगर अच्छा हो मतलब क्या है, उसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। प्रेशर क्या लगा रहा है? ज्यादा लगा रहा है। यहाँ नेल के बारे में एग्जांपल लिया है, यहाँ पे नाइफ के बारे में लिया था, किसी के बारे में लिया था, नाइफ के बारे में या नेल के बारे में। जब हम लोग किसी कील को, जब कील बहुत नुकीला हो तो इजीली वो दीवालों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि नुकीला है तो उसका एरिया कम है, तो इसीलिए प्रेशर ज्यादा लग रहा है और दीवार पे इजीली जा रहा है। लेकिन अगर हमारा नेल अगर नुकीला ना हो तो हम लोग उसको दीवार में जब उसको ठोकते हैं तो आसानी से नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये आपने देखा कि प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर क्या होता है, कि प्रेशर किसे कहते हैं, मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश किया और आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, आप लोग स्कूल बैग देखते हैं, स्कूल बैग आप लोग देखते हैं कि जब स्कूल बैग का जो रिबन होता है, रिबन जो हम लोग टांगते हैं, वो जब चौड़ा होता है तो हमारे बदन में धार नहीं, दाग नहीं बनती है। लेकिन जब बैग का रिबन पतली होती है, दैट टाइम इट लीव वन मार्क ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी पे एक मार्क छोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिबन पतला होता है तो एरिया कम होती है, एरिया कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होती है, इसलिए प्रेशर हमारे बॉडी पे वो ज्यादा लगाता है, हमारे बॉडी पे मार्क रह जाता है। लेकिन जब हमारा ब्रॉड होता है, चौड़ा वाला पट्टी होता है, तो एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगती है और हमारे बॉडी पे उसका मार्क नहीं लगता है। ओके, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसके एक दो बार देखें, तीन बार देखें। जो बच्चे नए हैं प्लीज फर्स्ट वीडियो को भी आप देखें हमारे चैनल में जाकर के, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको सारी चीजें मिलती रहे और आपको आसानी से समझ में आता जाए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो कैन एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड एंड गैस ऑल्सो कैन एक्सर्ट प्रेशर। You can say liquid and gas can also exert pressure on inner walls of the container in which they are kept. आप देखते हैं कि कोई चीजों को जब हम लोग बाल्टी में अगर पानी को भरे हैं या किसी टंकी में हम लोग गैस को भरे हैं, तो वो लिक्विड के द्वारा भी उस जो कंटेनर है उसके इनर वॉल में वो प्रेशर लगाता रहता है, वो भी प्रेशर लगाता है। ओके, जैसे हम लोग किसी बैलून में हवा को भरते हैं तो क्या होता है, बैलून फूलता जाता है, फ्लैटन होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर हम अंदर में डाल रहे हैं वो बैलून के इनर वॉल में प्रेशर लगा रहा है और उसी प्रेशर के कारण वो फूलता जाता है, इन्फ्लेटेड होता जाता है। गॉट इट और नॉट? ओके, हाँ, नेक्स्ट दूसरी चीज, लिक्विड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब किसी बोतल में हम पानी को भरते हैं और अगर उस बोतल में कहीं लीक हो तो ऑटोमेटिक वहां से लीक, वो अगर कहीं छेद हो, होल हो, तो ऑटोमेटिक वहां से क्या होता है, पानी निकलना चालू हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड अंदर में है वो अंदर से उस बोतल के इनर वॉल में प्रेशर लगा रहा है। सो दैट इज नोन एज लिक्विड प्रेशर। उसे हम लोग कौन सा प्रेशर कहते हैं? लिक्विड प्रेशर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड प्रेशर। ये एक चीजें हैं, नोट से एग्जाम्पल्स है, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। लिक्विड प्रेशर जो होता है किस चीज से मापा जाता है? एनेमोमीटर से मापा जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट? लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। किस चीज से मेजर किया जाता है? एनेमोमीटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और आई थिंक इट विल बी द लास्ट स्लाइड। ये आपका लास्ट स्लाइड होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग कौन सा देखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, already you know what is atmosphere. Atmosphere is the thin blanket of air. Atmosphere हम लोग किसे कहते हैं? It is the thin blanket of air.
मतलब एटमोस्फेयर में आप जानते हैं एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। मतलब आप देखते हैं हमारे बगल अगल बगल जो है वो एटमोस्फियर है। क्या है? एटमोस्फियर। आप देख सकते हैं आर एटमोस्फियर इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, सिंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, दस प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। अभी जैसे मैंने आपकी पिछले स्लाइड में बताया था कि गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, मैंने बैलून का एग्जांपल लिया था। तो उसी तरह से एटमोस्फियर क्या है? एटमोस्फियर में एयर है, एयर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये गैसेस भी हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है। आप लोग देखते हैं आंधी आती है, तूफान आती है तो बड़े बड़े पेड़ को, बिल्डिंग्स को गिरा देता है। क्यों? क्योंकि इस एयर के द्वारा उस पर प्रेशर लग रहा है। सो दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, द वेट ऑफ एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट of the atmosphere and area 10 centimeter is as large as 1000 kg. This is reason we are not crushed under this weight is the pressure inside our bodies also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside. कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना प्रेशर है, किसके कारण? वेट के कारण। द रीजन वी आर क्रश अंडर दिस वेट इज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। हमारे बॉडी के अंदर जितना प्रेशर है, आउटसाइड भी उतना ही प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। ये दोनों को क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसल कर रहा है, जिसके कारण हम स्टेबल हैं। हम क्या हैं? स्टेबल हैं। सो गाइस आई एम अगेन कमिंग बैक। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को मैं चीजें बहुत आसानी से समझा पाया होऊंगा। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई टॉपिक बच गया हो, तो यू विल रिमाइंड मी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सो दैट आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो, एंड इन दैट वीडियो आई विल मेक इट क्लियर। आई थिंक फ्रॉम दिस चैप्टर आई हैव इंक्लूडेड ऑल द टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स को मैं इंक्लूड किया हूँ और चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। सो गाइस प्लीज ट्राई टू मेक योर नोट्स ऑल्सो। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को भी बनाते जाएंगे। एंड अनदर थिंग, अगर आपको फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप कोशिश करें कि पहला वीडियो को हमारे चैनल में जाकर के देखें। एंड अनदर थिंग, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, द आकाश हैच ऑनलाइन क्लासेस, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें, सो दैट हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं जो भी बच्चे को समझा रहा हूँ उन्हें अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो आप इसको बढ़िया से देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।